अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज हमारा थर्ड सेशन है परफॉर्मेंस गैप का, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का, और इसमें परफॉर्मेंस गैप हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट सेशन में हमने ये कंक्लूड किया था कि परफॉर्मेंस से मुराद बिहेवियर और रिज़ल्ट्स दोनों होते हैं कंबाइंड। जब ये दोनों मिलते हैं तो लफ्ज़ परफॉर्मेंस या कॉन्सेप्ट ऑफ परफॉर्मेंस जो है मुकम्मल होता है। और इसमें हमने ये देखा था कि परफॉर्मेंस के तीन पर्सपेक्टिव हैं, तीन एरियाज़ हैं। उसमें एक टेक्निकल है, एक ऑपरेशनल है और एक एडमिनिस्ट्रेटिव है। और अगर इसको और ज़्यादा समराइज़ करना चाहें तो ये दो में आएंगे कि परफॉर्मेंस से रिलेटेड जो इशू हैं वो या तो बिहेवियर से रिलेटेड हैं या स्किल एंड नॉलेज से रिलेटेड हैं, या तो आपकी टेक्निकल साइड है या आपकी पर्सनैलिटी साइड, या आपकी शख्सियत का कोई ना कोई इशू होगा परफॉर्मेंस से रिलेटेड, या आपकी सलाहियतों से रिलेटेड कोई ना कोई इशू होगा कि जिस काम के लिए आपको हायर किया कि आप वो काम कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते। तो आपकी कॉम्पिटेंस, आपकी टेक्निकल एबिलिटी उस काम को करने की, या अगर आपके काम के करने की एबिलिटी है ठीक, मगर आपकी शख्सियत ऐसी है कि ना आप ख़ुद काम करने में दिलचस्पी रखते हैं ना किसी को करने देते हैं, तो ये आपका बिहेवियर का इशू हो जाएगा। और आज हम चलेंगे कि परफॉर्मेंस हमने डिफ़ाइन कर लिया लास्ट मीटिंग में। आज हम डिफ़ाइन करेंगे गैप क्या है। तो गैप की सिंपल डेफिनेशन, जैसे मकबूल ने भी कहा और बाकी आपको किताबों में और बाकी हर जगह मिलेगी, वो ये है कि डिफरेंस बिटवीन दी एक्चुअल एंड डिज़ायर्ड परफॉर्मेंस, कि आपकी एक्चुअल इस वक्त आप क्या कर रहे हैं और मैनेजमेंट क्या चाहती है कि आप क्या कर रहे हो। तो मैनेजमेंट के चाहने में और आपके एग्जिस्टिंग प्रेजेंट स्टेट ऑफ जो है परफॉर्मेंस की, इसमें जहाँ कहीं एक्सपेक्टेशन का क्लैश है, तवक्कुआत का क्लैश है, और उन तवक्कुआत की बेसिस के ऊपर परफॉर्मेंस का गैप डिफरेंस है, वो आपका गैप कंसिडर होगा। तो गैप की ये डेफिनेशन है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है जो आपको किसी किताब में नहीं मिलेगी, और अक्सर व बेशतर ये सवाल डिस्कस नहीं होगा कि इस परफॉर्मेंस गैप ए मिसकंडक्ट एंड पनिशेबल बाय मैनेजमेंट और लॉ, कि हमारा जो परफॉर्मेंस अगर गैप किसी का आ गया है तो क्या आप कानूनी तौर पर या कॉर्पोरेट मैनेजमेंट के जो असूल हैं उसके हवाले से उसको पनिश कर सकते हैं या नहीं? जी, डिपेंड करता है। मसलन आप इंटेंशनली का एग्जैक्टली वजाहत के मुताबिक अगर आप जानबूझ के कर रहे हैं आपका गैप, तो वो पनिशेबल है। उसमें आपको वार्निंग लेटर भी मिल सकता है, उसमें आपको एडवाइस लेटर भी मिल सकता है, उस पर आपकी टर्मिनेशन भी हो सकती है, रिज़ाइन भी ले सकते हैं आपका। तो ये बड़ा सादा सा तरीका है परफॉर्मेंस गैप का। मगर परफॉर्मेंस गैप में मेजॉरिटी के जो केसेस हैं जिसमें पनिशमेंट मिलती है वो बिहेवियर रिलेटेड होते हैं, स्किल रिलेटेड नहीं। इसलिए कि जब आपने स्किल को आइडेंटिफाई कर लिया कि या तो इसके पास प्रॉपर स्किल नहीं है, तो वहाँ पे आपको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इन्वॉल्व करते हैं। यानी आप उसको गैप डिस्कवर करने की सज़ा नहीं देते एम्प्लॉय को, बल्कि ख़ुद से एनालाइज़ करते हैं कि क्या प्रोसेस में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। अगर प्रोसेस में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो SOP चेंज करेंगे, रिवाइज़ करेंगे। अगर सब चीज़ें ठीक हैं मगर वो आदमी जिसको आपने नई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, जैसे हमारे बिलिंग का या अकाउंट्स का हमारा पहले मैनुअल सिस्टम था, फिर जब हमने IT का डिपार्टमेंट बनाया तो सारी चीज़ें कंप्यूटराइज़ करनी शुरू कर दी। अब वो जो आदमी मैनुअल का आदी है, अब उसने कंप्यूटर सीखना है, तो कंप्यूटर नहीं सीखेगा तो उसकी परफॉर्मेंस में गैप आ जाएगा, क्योंकि अब जो बाकी जितनी चीज़ें हैं वो IT से रिलेटेड हैं। तो अब चूँकि उसको कंप्यूटर अगर नहीं आता या इतना एक्सपर्ट नहीं है, तो उस गैप की वजह से जो क्रिएट हुआ है नई टेक्नोलॉजी को इनपुट इन करने से और ऑर्गेनाइजेशन में, आप उसको पनिश नहीं करेंगे, बल्कि उस गैप को आइडेंटिफाई करके आप उसको ट्रेन करेंगे, तरबियत देंगे ताकि वो इम्प्रूवमेंट की तरफ आए। पनिशमेंट तब होगी जब वो रिफ्यूज़ कर दे कि मैंने मैनुअल के तहत ही काम करना है, मैंने ऑर्गेनाइजेशन की अपग्रेडेशन को एक्सेप्ट ही नहीं करना सिरे से। वो कहेगा कि ऑर्गेनाइजेशन मेरी मर्ज़ी के मुताबिक चले। अब ये जो अंदाज़े फ़िक्र है या सोचने का अंदाज़ है, ये बिहेवियरल इशू है, ये टेक्निकल इशूज़ नहीं है। इसलिए ऑर्गेनाइजेशन जब देखेगी कि इसका जो परफॉर्मेंस गैप है, ये गैप इसके बिहेवियर और एटीट्यूड से अटैच्ड है,
तो वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन फिर बजाय ये कि उसके मुताबिक एक्ट करे, वो कोई ऐसा बंदा रिप्लेस कर देगी जो ऑर्गेनाइजेशन की अपग्रेडेशन को एक्सेप्ट भी करे और उसके मुताबिक काम भी करे। तो वहाँ पे अगर बिहेवियर से रिलेटेड होगा मिसकंडक्ट, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि परफॉर्मेंस में रिज़ल्ट्स ज़रूर देखते हैं आप, मगर उन रिज़ल्ट्स को अचीव करने के लिए आपने कौन कौन से मेथड्स अपनाए, कहीं कोई उनमें से मेथड इलीगल तो नहीं कि मैनेजमेंट को आपने रिज़ल्ट दिखा के सेटिस्फाई कर दिया, बहुत अच्छी मैंने काम किया। मिसाल के तौर पे किसी मेंबर से अगर रिकवरी करनी है आपने बिलिंग के, वो आपने रिकवर कर लिया, मगर बैक एंड पे जब मैनेजमेंट ने एनालाइज़ किया तो पता चला आपने वो तरीका इख्तियार किया जो बताते खुद इलीगल भी है और गैर कानूनी भी है और अनएथिकल भी है। तो रिकवरी तो आपका रिज़ल्ट है जिस पे मैनेजमेंट खुश है कि जो ड्यूज़ आने थे वो वापस आ गए, मगर जिस अंदाज से आने थे उसमें ऑर्गेनाइजेशन ये देखेगी कि कहीं क्लब की रेपुटेशन डाउन तो नहीं हुई या कोई ऐसा मामला तो नहीं हुआ। इसी तरह परचेज़ के इश्यूज़ हैं कि परचेज़ में एक रिक्वायर्ड आइटम आपको चाहिए, एमरजेंसी में कोई फंक्शन आ गया आपका, तो उन्होंने इमीडिएटली वो चीज़ मार्केट से ख़रीद के आपको दे दी, तो एक टेक्निकल रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, रिज़ल्ट अचीव हो गया, मगर वो बैक एंड से जो मार्केट से आपने वो चीज़ उठाई है, ख़रीदी है या जो भी मामला किए हैं, उन मेथड्स के अंदर कहीं इस्लामाबाद क्लब की रेपुटेशन डाउन तो नहीं हो रही, उनमें कोई मेथड्स में कोई गैर कानूनी हरकत तो नहीं इन्वॉल्व। तो कई ऐसी चीज़ें हैं बिहेवियर से रिलेटेड कि इसलिए मैंने कहा था कि परफॉर्मेंस गैप सिर्फ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से हल नहीं होता, समटाइम्स आपको परफॉर्मर रिप्लेस करना पड़ता है। बाज़ का आप देखते हैं कि ये गैप ऐसे मुस्तकिल गैप हैं जो इसकी शख्सियत से अटैच हैं, जो हमारे क्लब के SOPs से या टेक्निकलिटी से या स्किल से अटैच नहीं है। तो बिहेवियरल गैप्स जो हैं वो बाज़ का उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है, ऑर्गेनाइजेशन भी भुगतती है और करने वाला वो ख़ुद भी बाज़ का भुगतता है। तो इसलिए ये चीज़ मैंने सोचा था कि आपके नॉलेज में लानी ज़रूरी है। दूसरी चीज़ है डिफरेंस। अब डेफिनेशन में द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड डिज़ायर्ड परफॉर्मेंस, डिफरेंस से क्या मुराद है? डिफरेंस से मुराद ये है कि एक तो ऑर्गेनाइजेशन ने एक डिज़ायर्ड परफॉर्मेंस का एक स्टैंडर्ड लगाया, अब जो डिफरेंस इन बिटवीन जो परफॉर्मर और जो एक्सपेक्टेड डिज़ायर्ड परफॉर्मेंस और एक्चुअल परफॉर्मेंस के बीच में जो गैप वो डिफरेंस है। सर, अनअचीव्ड गोल्स और अनअचीव्ड रिजल्ट्स, अनअचीव्ड गोल्स और अनअचीव्ड रिजल्ट्स पार्शियल कंट्रीब्यूशन भी हो सकती है, उसमें वो पूरी तरह से परफॉर्म नहीं कर सकता लेकिन उसने पार्शियली तो परफॉर्म किया, जो पार्शियल रह गया तो अगर वो अपने परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के 3 पर्सपेक्टिव जहन में रखे हो ना, तो डिफरेंस इनमें से कुछ भी हो सकता है। अगर गैप टेक्निकल रिलेटेड है तो डिफरेंस भी टेक्निकल ही होगा, अगर गैप बिहेवियर रिलेटेड है तो डिफरेंस भी बिहेवियर ही होगा। आप ये जब एनालाइज़ करेंगे ना सिचुएशन को, तो उस वक्त आप ये देखेंगे कि आप एनालाइज़ किस चीज़ को कर रहे हैं। जब आपको पता चल गया कि आपने किस कैटेगरी में जाना है, आपने टेक्निकल इश्यूज़ को हैंडल करना है, बिहेवियरल इश्यूज़ को हैंडल करना है या ऑपरेशनल इश्यूज़ को हैंडल करना है, SOP देखने हैं, उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन के इश्यूज़ हैं, ओरिएंटेशन के इश्यूज़ हैं या उसकी शख्सियत के इश्यूज़ हैं, तो जिस चीज़ के ऊपर फिर आप फोकस करेंगे वही डिफरेंस होगा। तो डिफरेंस बिटवीन द बोथ डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ के किस गैप को एनालाइज कर रहे हैं उसमें। अब ये था हमारा एक केस स्टडी जो मैंने मेल भी किया था कि आप पढ़ के आइएगा कि आप कैसे एनालाइज करते हैं गैप को और आइडेंटिफाई कैसे करते हैं ट्रेनिंग नीड्स को। और केस स्टडीज़ में क्वेश्चन ये पूछा था कि ट्रेनिंग सेक्शन जैसे मकबूल है तो मकबूल को रिक्वेस्ट की गई कि इनका जो जूनियर सिक्योरिटी ऑफिस जुनेद है इसकी परफॉर्मेंस बड़ी पुअर है, तो आप इसके लिए कोई ट्रेनिंग का बंदोबस्त करें। ये एक सवाल है, बस ये एक जनरल सवाल है, इसकी डिटेल में हम नहीं गए क्योंकि रिक्वेस्ट में भी कोई डिटेल नहीं आई, बस ये जुमला बोल के तो उन्होंने जुनेद को ट्रेनिंग सेक्शन के हवाले कर दिया। तो अब मैं बारी बारी दोस्तों को दावत दूंगा वो आएँ और मुख्तसर 1 मिनट में 1.5 मिनट में मैक्सिमम बताएं। वो अब ट्रेनिंग के हेड होंगे। अब ट्रेनिंग जो भी यहाँ पे आएगा वो एज्यूम करे कि वो ट्रेनिंग सेक्शन का हेड है और उसी को रिक्वेस्ट की गई है, तो वो अगर मकबूल की जगह होगा तो इस रिक्वेस्ट को कैसे हैंडल करेगा, फिर हम आगे चल के देखेंगे किसको कैसे करना है। तो पहले तो मैं उमर को दावत दूंगा कि वो तशरीफ़ लाएँ। Being a trainer,
My first step is to counseling with Junaid Jafar, later on his line supervisor and his team members are to be connected for further informations. After collecting all feedbacks of the associates, the trainer has to analyze the facts as per psychometrics to be measured of that person within human resource norms. After that, the training is therefore to be carried out. ये साइकोमेट्रिक्स भी बता दें क्या होता है? इसको बंद कर ये सर ये तजिया होता है सर। कैसे करते हैं? इसको सर एनालाइज करते हैं कि इस जब सारी फीडबैक्स मेरे पास पहुंच गई, उसके बाद मैंने उस चीज़ में सारी चीज़ों में देखना है कि इसमें क्या चीज़ वो लैग कर रहा है या क्या चीज़ उसको प्रॉब्लम आ रही है। वो फिर मैं आगे अपना ट्रेनिंग जो HR मैनेजर है उनको लिखूँगा, उनके साथ बैठ के कोऑर्डिनेट करूँगा कि सर इसमें ये प्रॉब्लम्स हैं, इसकी वजह से इसकी जो परफॉर्मेंस है वो पुअर है, इसके लिए इस बेसिस पे ये ट्रेनिंग अरेंज की जाए। अब आएंगे अजहर भट्टी साहब। थैंक यू सर। एज ए ट्रेनर सबसे पहली बात तो ये है कि इसके जितना भी मुझे फीडबैक इसके ट्रेनर से प्लस इसके जो टीम है उससे लेकर और जो भी इसके स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं कि ये जॉब रिक्वायरमेंट है, इसके मुताबिक उसने जॉब करनी है, उसके मुताबिक क्या गैप क्या आ रहे हैं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया गया है कि क्या उसमें SOP का कोई गैप है, ट्रेनर की जो बिहेवियर का है वो गैप है, या जो स्किल लेवल जो उसको ट्रेनिंग देने वाला बंदा है उसमें कोई प्रॉब्लम है। इन सारी चीज़ों को देखने के बाद उसमें गैप किधर है उस पर फोकस करते हुए उसको जो है। थैंक यू। अब नसीर जिम से। अस्सलाम वालेकुम जी। पहले तो मैं ये देखूंगा कि जो है जैसे जुनेद है उसकी जॉब हिस्ट्री जो हमारे साथ है उसकी परफॉर्मेंस हिस्ट्री है कैसा, ठीक है। उसके बाद उसकी एक्सटर्नल और इंटरनल जो भी सिचुएशंस है उसको एनालाइज कर लूँगा और जुनेद के साथ बैठ के मैं पहले एक मीटिंग कंडक्ट करूँगा 1-to-1 और उसके प्रॉब्लम्स और उसकी प्रीवियस परफॉर्मेंस और करंट उसके साथ डिस्कस कर लूँगा, ठीक है। एंड देन उसके बाद जो भी मुझे उसकी फ़ीडबैक मिले उसको फिर ओवरऑल अपने डिपार्टमेंट हेड या जो भी कंसर्न्स हैं उनके साथ डिस्कस करूँगा। एंड देन उसके लिए फिर एक ट्रेनिंग डिज़ाइन किया जाएगा, ठीक है। अब उसमें ये देखा जाएगा क्या आइदर वो बिहेवियरल प्रॉब्लम है या उसके कोई टेक्निकल इश्यूज़ है, जो भी हैं उसको डिस्कस करके उसके अकॉर्डिंगली हम उसके ट्रेनिंग को डिज़ाइन करेंगे। थैंक यू वेरी मच। मैं फ्रंट ऑफिस से मुजफ्फर को दाऊँ। थैंक यू सर। जिस तरह कहा गया है उमर ने भी उसी तरह इसको डिफ़ाइन किया है, अजहर भट्टी साहब ने से भी किया। मैं उसी के साथ इत्तेफाक करूँगा कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप फीडबैक लेते हैं एज ए ट्रेनर में अगर तो मैं सेशन हेड से और ऑल टीम वर्कर से जो उनके मेंबर्स हैं उनसे मैं फ़ीडबैक लूँगा कि इसकी और इसकी हिस्ट्री के बारे में और इसका ओवरऑल कंट्रीब्यूशन जो है इसके बिहेवियर के बारे में सारे फीडबैक लेके फिर उसके लिए मैं हिकमत अमली करूँगा। उसके लिए कि जी आप पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि जी वीक एरियाज़ क्या है, उसको आप आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसके लिए आप प्लान करते हैं, प्लान करके उसके बाद इम्प्लीमेंट करेंगे। तो उसी तरह जो है ना आप बीइंग ए ट्रेनिंग मेरी ये हिकमत अमली होगी सर। थैंक यू सर। एमएनजीनी से बकार। अस्सलाम वालेकुम। अगर ऐसा केस अगर मेरे पास आया तो सबसे पहले मैं ये देखूंगा इज़ द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। क्या मेरी जो जिस पर जॉब डिस्क्रिप्शन के लिए वो हायर हुआ है उसकी क्वालिफ़िकेशंस को मीट करती है या नहीं। उसके बाद उसके मैनेजर से मैं उसकी जो कंप्लेंट्स हैं जिस एरियाज़ में वो लैग डाउन किया उसकी परफॉर्मेंस लो थी, वो पॉइंट्स लेके उस लड़के जो एम्प्लॉई है उससे आपने मीटिंग करनी है। उससे मीटिंग करके दोनों मैनेजर की व्यू एम्प्लॉय की व्यू दोनों को टैली करके आपने अपना एक ट्रेनिंग स्किल उसके लिए वो करनी है, डेवलप करनी है। जी थैंक यू। अब मैं वजाहत को दाऊँ दूँ। अस्सलाम वालेकुम।
सर नहीं सर, अच्छा सबसे पहले तो जैसे सब ने कहा कि फीडबैक ज़रूरी है। ट्रेनर को तो कुछ पता ही नहीं है कि फ़ीडबैक क्या है, उसकी कमियां हैं क्या नहीं। फ़ीडबैक सबसे पहले सेक्शन हेड से, फिर मैनेजर से, टीम वर्कर से फ़ीडबैक ले ली। उसके बाद आइडेंटिफाई किया कि किस एरिया में क्या लैग कर रहा है वो, बिहेवियर साइड पे, एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे, टेक्निकल साइड पे, या उसको बेसिक नॉलेज ही नहीं पता। तो उसको आइडेंटिफाई करके, या कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम है, क्या प्रॉपर वो प्रेजेंट नहीं कर पा रहा अपने काम को, क्या उसके पास अगर प्रेजेंट नहीं कर पा रहा, यार ये लैग कर रहा है, तो उसमें प्रेजेंटेशन स्किल्स को जो है वो उस पर ट्रेनिंग की ज़रूरत है। या बेसिक नॉलेज ही नहीं पता उसको, उस जॉब में रहते बेसिक नॉलेज ही नहीं पता, यानी बैकग्राउंड का नहीं पता, तो दैट इज़ समथिंग एज के वो रिक्रूटर को सोचना चाहिए कि वो जो है कि उसने हायर क्यों किया। और अगर उसको बेसिक का पता है और फिर फोरग्राउंड नॉलेज का नहीं पता, वो कैसे आइडेंटिफाई करेगा ट्रेनर? कि कोई केस स्टडीज़ उसके सामने रखेगा उसकी जॉब के रिलेटेड, कि केस स्टडीज़ रख के वो पता चलाएंगे, जो ट्रेनर पता चलाएगा कि कैसे वो जो है ना फोरग्राउंड, क्या इस सिचुएशन में ये क्या करेंगे जुनेद, या इस सिचुएशन में क्या करेंगे, वो केस स्टडीज़ डिपेंड करते हैं कि फोरग्राउंड नॉलेज का भी पता कर, तो इस तरह से आइडेंटिफाई कर सकेंगे आया कि क्या नहीं। जी थैंक यू। अब मैं भट्ट साहब को दावा दूँगा FNB से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबने जिस तरह कहा, बेसिकली तो पहले तो हम आइडेंटिफाई करेंगे उसकी ट्रेनिंग नीड्स हैं क्या, अगर उसकी ट्रेनिंग की ज़रूरत भी है या कोई और प्रॉब्लम है क्या, या कि उसके जो डिपार्टमेंट हेड्स हैं या उनके साथ कोई मसला है उसका है, तो वो सब चीज़ देखते हुए फिर बंदा जब डिस्कस करने के बाद फिर बंदा क्लियर कर सकता है कि उसको ट्रेनिंग नीड्स किस कौन से स्किल्स की वीक्स हैं, टेक्निकल स्किल्स हैं या बिहेवियर स्किल्स हैं, तो किस जगह उसको इम्प्रूवमेंट है, फिर ट्रेनिंग प्रोग्राम डेवलप किया जा सकता है। तो जी इधर आ वजाहत इधर तशरीफ लें, ज़ियारत भी हो जाएगी लोगों को। ये वजाहत हैं IT से, सॉरी कलीम है IT, तो बगैर दाढ़ी के। अच्छा सर, फीडबैक्स के बारे में जो सारों ने कहा, पर फीडबैक के जो सोर्सेज हैं वो डिफरेंट होने चाहिए। मिसाल खाली सुपरवाइज़र के फीडबैक पे, खाली कस्टमर और खाली सुपरवाइज़र के फीडबैक पे यानी वैल्यूएट नहीं करना चाहिए। कस्टमर का फीडबैक भी हो और अगेन सुपरवाइज़र का भी फीडबैक होना चाहिए, यानी सुपरवाइज़र के मुतालिक भी फीडबैक होना चाहिए कि आया कि जो सुपरवाइज़र वो सही सुपरवाइज़ कर रहा है कि नहीं कर रहा। एक और चीज़, आया जिस जगह जिस लोकेशन पे जुनैद को हमने लगाया वहाँ पे उसकी ज़रूरत भी है कि नहीं। आई मीन वहाँ पे वाकई में उसकी अगर ज़रूरत है तो वो परफॉर्म करेगा, वहाँ पे रियल में ज़रूरत ही नहीं तो फिर वो परफॉर्मेंस कैसे शो करेगा। और तीसरी चीज़ फिर ट्रेनिंग डेफिनेटली। अब आपने चंद एक ही सैम्पल्स डिस्कशन सुन ली, अब जुनैद को बुलाया ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में और बेचारा परेशान होकर आ गया। उसको बताया गया कि तुम्हारी कंप्लेन आई है, तुम्हारी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, तो इसलिए तुम्हें बुलाया गया यहाँ पे। तो अब हम देखते हैं वो ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में जाके क्या कहेगा। तो आएँ जी मकबूल, उससे पहले कुछ कहना चाहेंगे जी। एक स्लाइड क्योंकि वो पता नहीं चलेगा, जो एक्सपीरियंस सिर्फ एक चार्ट है, क्योंकि ये डायरेक्टली रिलेटेड है, तो मेरी आउटपुट ज़रा होना ज़रूरी है कि पता चले कि नहीं। फिर वो पता क्या, सिर्फ 5 मिनट जितना टाइम है उतना ही इसमें है ना ऑलरेडी। नहीं, ये इसमें दूसरी वाली जो थी, सिर्फ एक चार्ट हो जाए वो आखिरी चला दें तो मैं जी ये बेसिकली मैं कल ये जब सर्च कर रहा था तो यूट्यूब पे मैंने एक गैरी प्रैट की एक वीडियो देखी थी, उससे मैंने ये कंसीव किया जी। कौन सा बस यही वाले जी। तो बेसिकली क्योंकि ये डायरेक्टली रिलेटेड है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से, तो ज़ाहिर है मेरा रिलेशन भी डायरेक्ट है ट्रेनिंग रिलेटेड इसके साथ। थैंक यू। अच्छा, इसमें बिल्कुल सिर्फ 5 मिनट में आपके लूँगा। सब ने जो एक्सप्लेन किया ऑलमोस्ट बात वही है, लेकिन थोड़ा सा मैं उसको मेरे हिसाब से मैं सिंप्लीफाइड करने की कोशिश करूँगा जो मैंने सीखा वहाँ से।
कुछ स्टेप्स में आप लेके चल सकते हैं। पहला स्टेप है आपको, मैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सेक्शन में बैठा हुआ हूँ, मुझे रिक्वेस्ट रिसीव हो गई कि जी एक एम्प्लॉई हैं, उनकी जो है जुनेद को मैं इसलिए पॉइंट आउट नहीं करता कि पुअर परफॉर्मेंस उसकी बारह मेरे हिसाब से नहीं है। स्पीड से कर। अच्छा, तो अच्छा पहला स्टेप इसमें भी ये है कि आपको रिक्वेस्ट रिसीव हो गई। दूसरा स्टेप अब आप देखें इसमें जब आपको कोई रिक्वेस्ट रिसीव हुई है ट्रेनिंग के लिए, तो उसमें आपने ये डिफ़ाइन करना है कि ट्रेनिंग नीड और जो आपका परफॉर्मेंस गैप है ये बड़ा इंटर रिलेटेड चीज़ है। तो पहले तो आपने ये देखना है कि भाई परफॉर्मेंस गैप किधर है। आप जब ये डिफ़ाइन करेंगे कि परफॉर्मेंस गैप किधर है, तब आप उसकी ट्रेनिंग नीड को जो है असेस कर सकेंगे या एवेलुएट कर सकेंगे। अब अगला क्वेश्चन ये उठता है कि इज़ द रीज़न फॉर परफॉर्मेंस गैप अंडरस्टूड, क्या जो इसकी रीज़न थी परफॉर्मेंस गैप की, क्या आपने वो समझ ली है कि वो क्या थी? ओके, स्टेप 4 है इज़ द परफॉर्मेंस गैप ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज और स्किल्स। अब आप क्या इस नतीजे पे पहुंच गए हैं कि उसका जो परफॉर्मेंस गैप आ रहा है वो जो है ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज या स्किल है? अगर तो ये है येस देन फाइन, ठीक है, बट इन केस नो तो फिर क्या है? फिर आप पहले ये डिटर्मिन करें कि भाई वो क्या चीज़ है जो परफॉर्मेंस गैप को कॉज कर रही है, क्या फैक्टर्स हैं। ज़रूरी नहीं है ये स्किल एंड नॉलेज का इशू हो, दैट वो जैसे मेरा ख्याल है किसी और ने भी आइडेंटिफाई किया कि जो कोई और भी चीज़ें हो सकती हैं, जो और फैक्टर्स जैसे हमने पिछली स्लाइड में भी बताया था, पिछली प्रेजेंटेशन में, कि जी एक्सटर्नल इंटरनल कुछ और जो फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं वो भी हो सकते हैं। अगर ये सिचुएशन है अभी आप डिटर्मिन नहीं कर पाए, देन यू हैव टू अगेन गो बैक टू स्टेप 4 कि फिर आप ये देखें कि भाई किस वजह से है। अब आपने डिटर्मिन कर लिया कि जी ठीक है ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स है। यहाँ जब आपने ये डिटर्मिन कर लिया कि ये ड्यू टू नॉलेज एंड स्किल्स है, तब आप डिटेल नीड एनालिसिस करेंगे उस केस का और फिर आप ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे। बट इन केस आपने कहा कि नहीं ये इसका ये इशू नहीं है, उसका स्किल और नॉलेज का इशू नहीं है, बल्कि ये एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, इंटरनल अफेयर्स हैं, कोई और ऐसी चीज़ है, तो फिर आपका ट्रेनिंग एंड उसको ट्रेनिंग करवाने की कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ट्रेनिंग का वो इशू ही नहीं है। तो देन जो ट्रेनिंग डिपार्टमेंट है वो सजेस्ट करेगा कोई और अल्टरनेट स्ट्रैटेजी, मे बी स्ट्रक्चर में कोई इशू हो, रिसोर्सिंग में कोई इशू हो, किसी और जगह पे कोई इशू हो, तो वो जब एनालाइज हो जाएगा थ्रू फीडबैक और थ्रू इंटरेक्शन विद द एम्प्लॉई, तो फिर आप उसको जो है बता सकेंगे। इसी को मैंने समराइज़ किया, ये बाद में फिर आपको हैंड आउट के थ्रू भी मिल जाएगा। पहला स्टेप रिसीव हुआ, फिर डिफाइन आपने किया, क्योंकि ये रिलेशन है, ये समझने वाली बात है कि ये परफॉर्मेंस गैप और जो नीड आइडेंटिफिकेशन है फॉर द ट्रेनिंग, ये इंटर रिलेटेड है। तो इससे आगे स्टेप बाय स्टेप आप चलेंगे एंड फाइनली यू विल कंक्लूड कि जी आइदर ही नीड्स ट्रेनिंग और नॉट। अगर चाहिए तो फिर आप ट्रेनिंग के थ्रू चलेंगे, अदरवाइज आप अल्टरनेट स्ट्रेटजी जो मैनेजमेंट को वो बताएंगे। थैंक यू वेरी मच। मेरा क्वेश्चन है, अभी ना अगर पूछें एंड पे रखना है, उसको नोट कर लें, फिर वो हम इसी में गुम हो जाएंगे। अब हम जुनेद को USB एहतियात से उतार लेंगे। आई वॉज शॉक कि जुनेद की परफॉर्मेंस बहुत ख़राब है, मैं बहुत शॉक हो गया। तो लेकिन जब बाद में पता चला ये जस्ट क्वेश्चन और सिंबल ऑफ, तो उसमें सबसे पहले ये होगा कि मुझे जब हायर किया गया है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे यही हो, तो मुझे मेरी जॉब जो है जॉब डायरेक्शन वो बताई जाए। देन जो माहौल मुझे प्रोवाइड किया जा रहा है, क्या मैं उस माहौल में भी एडजस्ट हो पा रहा हूँ या नहीं, क्योंकि ये डिपेंड मेरे ऊपर करता है कि मैं कैसे उसको लेकर चलता हूँ और कैसे उसमें एडजस्ट होता हूँ, कैसे अपनी परफॉर्मेंस शो करता हूँ। और अपनी जो जैसे सम टाइम ऐसे होता है कि मेंबर्स, यहाँ पर टोटली डिफरेंट सिनेरियो है, यहाँ पर मेंबरशिप सिस्टम है। तो मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जब एक जर्नल लेवल का बंदा आता है मेरे सामने, क्या मैं उसके साथ माइनर्स का ख्याल रखते हुए उनसे बात कर सकता हूँ या नहीं। कॉन्फिडेंस का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है परफॉर्मेंस और परफॉर्मेंस के अंदर। कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो परफॉर्मेंस ज़ीरो होगी, कॉन्फिडेंस होगा तो आप शार्पनेस भी होनी चाहिए उसके साथ साथ, कॉन्फिडेंस के साथ शार्पनेस भी होनी चाहिए। आप जब किसी के साथ कोई स्टेटमेंट शो करते हैं, ठीक है, उसको समटाइम ऐसे होता है कि रॉन्ग हो जाती है आपके, आप जब किसी से कोई बात शेयर करते हैं तो रॉन्ग होती है, तो साथ ही आप में इतनी शार्पनेस होनी चाहिए कि आप उस स्टेटमेंट को चेंज करके राइट साइड पर आ जाएं।
राइट साइड पर आ जाएं और उसे सेटिस्फाइड करके उसे अकोमोडेट करें, फिर ये परफॉर्मेंस शो हो सकती है, अदरवाइज़ मेरे ख्याल से ज़ीरो। थैंक यू। अच्छा, ये चंद एक सैम्पल क्वेश्चंस थे, सैम्पल आंसर्स थे, और इसमें मकबूल की प्रेजेंटेशन भी अच्छी थी परफॉर्मेंस गैप एनालिसिस के हवाले से। तो अब आपकी जितना सबने जो बातें की हैं, आप ही की बातों में से बुलेट पॉइंट्स निकाल के बस ये जो चीज़ एक बनाई है कि पहले तो ये परफॉर्मेंस गैप में ये डिफ़ाइन करें कि प्रॉब्लम है क्या, ये मैनेजमेंट इशू है या ये टेक्निकल इशू है। मैनेजमेंट इशू से मुराद ये है, जब देखें ना रिक्वेस्ट रिसीव हुई है ट्रेनिंग डिपार्टमेंट को, तो अज्यूम किया होगा कि हमने वहाँ भेज दिया और अब इसके लिए कोई ट्रेनिंग प्लान डिज़ाइन करेंगे जिससे इसकी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाए। मगर जब वो ट्रेनिंग के पास आएगी परफॉर्मेंस, तो वो ये देखेगा कि ये ट्रेनिंग का इशू है या मैनेजमेंट का, या दूसरे लफ्ज़ों में HR का इशू है, इसकी रिक्रूटमेंट गलत हुई है या अब इसको ऑर्गेनाइजेशन से बाहर चले जाना चाहिए। ट्रेनिंग बाज़ औक़ात ऐसा आदमी जिससे आपको रिज़ाइन ले लेना चाहिए या टर्मिनेट कर देना चाहिए, या गलत प्रमोशन हुई है उसके नतीजे में, या गलत प्रमोट करने की कोशिश की, जो भी इसमें डाल दें, जो मैनेजमेंट से रिलेटेड इश्यूज़ हैं जिसमें बिहेवियर और बाकी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, वो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से ठीक नहीं हो सकती। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से पहले का जो HR का काम है वो पहले ठीक होगा, तो राइट मैन फॉर द राइट जॉब सिलेक्शन हो जाएगी। किसी की प्रमोशन ठीक हुई है, कोई आदमी का बिहेवियरल इश्यूज़ नहीं है और वो सिर्फ अपनी जॉब के ऊपर रह कर अपना काम करना चाह रहा है, मगर स्किल में कहीं ना कहीं डेफिशिएंसी है, जिस एनवायरनमेंट में काम कर रहा है वो एनवायरनमेंट ठीक नहीं है, SOP में कहीं प्रॉब्लम है, तो ये सारे इश्यूज़ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से ठीक हो सकते हैं। जैसे एक मुहावरा है कि आप सोए हुए शेर को ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से जगा सकते हैं, मगर गधे को शेर नहीं बना सकते, ठीक है। तो हर चीज़ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे फेंक देना कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में ठीक हो जाएगी, ये कॉन्सेप्ट ही गलत है। हर चीज़ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ठीक नहीं होती। कुछ चीज़ें डिसिप्लिन से रिलेटेड होती हैं, डिसिप्लिनरी इशू होते हैं, जिसमें आपने ये डिसाइड करना होता है कि आया इस आदमी की इस ऑर्गेनाइजेशन में रहना है या नहीं रहना। तो जो माइनर इश्यूज़ हैं, जो ऑन द ऑपरेशनल इश्यूज़ जो हैं आपके, टेक्निकल इश्यूज़, नॉलेज से रिलेटेड, स्किल से रिलेटेड, SOP से रिलेटेड, वो सारे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से ठीक हो सकते हैं। मगर अगर कोई आदमी गलत जगह पे अपॉइंट हो गया गलत स्किल्स के साथ, और उसको आप ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से गुजार के ये एज्यूम करना शुरू कर दें कि ये अब ठीक हो जाएगा, वो नहीं होगा। बिल्कुल इसी तरह है कि आप इंजीनियरिंग की जॉब F&B में किसी को कुक लगा दें, वकार को कुकिंग में लगा दें, और किसी कुक को वकार की जगह लगा दें, तो जितनी भी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में आप वहाँ पे स्पेंड करेंगे वो दोनों साइडों पे बेड़ा गर्क होगा, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का उसमें कोई कसूर नहीं होगा। तो परफॉर्मेंस गैप को जब आपके पास रिक्वेस्ट आती है, तो जब आपने परफॉर्मेंस गैप को एनालाइज करना है कि जी इसकी बड़ी पुअर परफॉर्मेंस है, तो पहले एग्जैक्टली आइडेंटिफाई कर लेना कि प्रॉब्लम है क्या, ये ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की भी प्रॉब्लम है या नहीं है, या इसको किसी और डिपार्टमेंट या सेक्शन की तरफ आपने डायरेक्ट कर देना। कैटेगराइज द गैप, जैसे मैंने अभी कहा कि डिफ़ाइन कर लें कि ये है क्या, ये स्किल से रिलेटेड है, इसके पास स्किल्स नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, गलत आदमी हायर हो गया है राइट पोजीशन के लिए, या आदमी ठीक है स्किल्ड भी है मगर हमारे SOP में कहीं ना कहीं कोई ख़राबी है जिसके ऊपर अमल करने से इसके परफॉर्मेंस के इश्यूज़ डेवलप होते हैं। तो अगर SOP रिवाइज़ करने हैं, प्रोसीजर्स रिवाइज़ करने हैं आपने, तो वो आप वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे मेन गेट पे होता है अक्सर शुरू में जब हमने ये सिस्टम डेवलप किया था कार्ड चेक करने का, तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे परफॉर्मेंस के इश्यूज़ आए, कंप्लेंट्स आई, तो हमने जब उस पर एनालाइज़ किया तो पता चला हमें अपने SOP में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। एम्प्लॉइज़ का कोई कसूर नहीं, वो एग्जैक्टली SOP फॉलो कर रहे हैं, मगर एग्जैक्टली SOP फॉलो करने से जब प्रॉब्लम हमें नज़र आई तो हमने अपने SOPs को इम्प्रूव किया था। तो जैसे SOP चेंज हुए, रिवाइज़ हुए, इम्प्रूव हुए, तो जो मुश्किलें आ रही थी मेन गेट पे वो ख़त्म हो गई। तो SOP से रिलेटेड। और तीसरी बात एडमिनिस्ट्रेटिव, कि क्या वो बिहेवियरल इश्यूज़ हैं या नहीं हैं। तो बिहेवियरल इश्यूज़ हैं तो फिर वो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का इशू नहीं होगा, वो आपने ये डिसाइड करना होगा, वो आप डायरेक्टली फॉरवर्ड कर देते हैं HR में या डिपार्टमेंट हेड को कि ये ट्रेनिंग का इशू नहीं। अब किसी ने चोरी किया तो आप ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में भेज दें कि जिसको ईमानदारी सिखाएं, तो नहीं सीख सकता, ठीक है ना। तो इस तरह के बेशुमार इश्यूज़ ऐसे हैं जो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड नहीं हैं, मगर उनको उस खाते में डाल के
जब कुछ भी नहीं निकलता तो असल इशू को इग्नोर करके कहते हैं कि ट्रेनिंग मैनेजर में प्रॉब्लम है या ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम है, ये इफ़ेक्टिवली लोगों को ट्रेन नहीं कर रहा। भाई आप ये देखें कि जो उसका काम है ट्रेनिंग सेक्शन का, वो उसके काम में तो एक्सपर्ट ठीक है, मगर जो उसके काम नहीं है, जब वो आप उसके ज़िम्मे लगाएंगे तो वो ख़राब होंगे हर हालत में। और उसमें फिर जब आपने सबसे पहले जैसे आपने कहा ना कि आप फीडबैक लेंगे, जुनैद को बुलाएंगे, उससे पूछेंगे कि क्या हो रहा है, क्या हुआ है, मसला क्या है। उसके अलावा जुनैद के साथ जो सीनियर उसके सेक्शन हेड इन्वॉल्व हैं उससे बुलाएंगे, पता चलाएंगे इस वक्त क्या हो रहा है, कौन सी चीज़ ऐसी है जो इरिटेट कर रही है डिपार्टमेंट हेड को जिसको वो प्रॉब्लम कह रहा है। यानी जो उसने कहा ना पुअर परफॉर्मेंस है जुनैद की, तो पहले ये डिफ़ाइन करें कि पुअर से मुराद क्या है, किस चीज़ को वो पुअर कह रहा है। हो सकता है जिस चीज़ को वो पुअर कह रहा है वो SOP हो, उसकी परफॉर्मेंस ना हो ज़ाती तौर पर। हो सकता है जिस चीज़ को वो पुअर कह रहा है फ्रंट डेस्क पे कहेंगे जी कि मैडम समरा की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, पुअर परफॉर्मेंस है। तो जब आप उसको एनालाइज़ करेंगे उसकी पुअर परफॉर्मेंस को, तो उसमें पता चलेगा कि उनके साथ, उनकी परफॉर्मेंस के साथ जो लफ्ज़ पुअर लगाया है उससे मुराद सिस्टम की परफॉर्मेंस है, उनकी अपनी परफॉर्मेंस नहीं। जब कंप्यूटर ही आप स्लो दे देंगे और वो इरिटेट करेगा चेक इन चेक आउट के टाइम पे, तो गेस्ट तो कंप्लेन करेगा। तो जो गेस्ट कंप्लेन करेगा वो समरा की करेगा, सिस्टम की तो नहीं करेगा। ठीक है ना। तो जब आप अंदर नीचे जाएंगे तो फिर आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली लफ्ज़ों की तह तक पहुँचेंगे ना जब आप, तो आपको पता चल जाएगा कि ये किसी की शख्सियत का प्रॉब्लम है, स्किल का प्रॉब्लम है, SOP का प्रॉब्लम है, या आपके सिस्टम जो डिज़ाइन किए हुए, जो इम्प्लीमेंट किए हुए उसका प्रॉब्लम है आपका। अच्छा, व्हाट डू वी वांट टू हैपन, कि अब आपने एनालाइज़ करके सिस्टम प्रॉब्लम पकड़ ली और अब मैनेजमेंट क्या चाहती है, तो उसमें आप मैनेजमेंट एक्सपेक्टेशंस क्लियरफाई करेंगे, पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स होंगे, SOPs हो जाएंगे। जैसे मैंने सिस्टम का दिया तो आपने डिफ़ाइन कर लिया कि सिस्टम बहुत स्लो है, तो आप उस गैप को ख़त्म करने के लिए जो सिस्टम के स्लो होने से पैदा होता है, आप सिस्टम रिप्लेस कर देंगे, उसको इम्प्रूव कर दी, पोजीशन सिचुएशन आपने इम्प्रूव कर दी। पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर में मेन गेट पे अगर कोई डिफ़िकल्टी है तो आप पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर चेंज कर देंगे, जिससे आपका एम्प्लॉय भी रिलैक्स रहे और मेंबर्स की कंप्लेन भी कम हो जाए। तो मैनेजमेंट की एक्सपेक्टेशंस बाज़ का तो वो पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स लिख के, जैसे मेंबर्स रूल हैं हमारे HR के रूल्स एंड रेगुलेशन है, तो कुछ चीज़ें ऑलरेडी डिफ़ाइंड हैं। कुछ नए केस स्टडीज़ आएंगे तो उसमें फिर आपने ये अपने सीनियर से, अपने डिपार्टमेंट हेड से ये पूछना होगा कि जो हमारे एग्जिस्टिंग पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स हैं उनमें से कौन सी क्लॉज यहाँ पे अप्लाई होती है। वो आप फिर अपने DH से गाइडलाइन लेंगे कि इस इश्यूज़ को कैसे हैंडल करना है, क्योंकि क़यामत तक जितने भी इश्यूज़ होंगे वो ना आपके सर्विस रूल्स में लिखे हुए हैं ना आपके मेंबर्स रूल में लिखे हुए हैं। वो बेसिक गाइडलाइन आपको दे देते हैं कि इन हदों के अंदर रहते हुए आपने सोच विचार करनी है, और जो नई नई चीज़ें डेवलप होती हैं, प्रॉब्लम्स अगर आती हैं तो आपने उनको हल करना है। मगर हल करने के लिए हदें मुकर्रर कर दी हैं आपकी पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स ने, उसी से आपने निकल के देखना आपको। व्हाट आर द कॉजेज़ एंड पोटेंशियल सॉल्यूशंस, वो प्रॉब्लम आपने क्या आइडेंटिफाई की हैं वो आपकी निकल जाएंगी, और उसके बाद सॉल्यूशंस आपके पास क्या होंगे। तो सॉल्यूशंस भी आपके प्री डिफाइंड हैं ऑलरेडी, मेंबर से रिलेटेड सॉल्यूशंस हैं तो आपके सर्विस रूल्स में हैं, या आप अपने सीनियर से केस टू केस में पूछ के कि इस मामले में आपको क्या करना है, और आपके जो अगर एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है तो ऐसा SOP और HR के रूल्स एंड रेगुलेशन हो जाएंगे। और एक्शन प्लान में जब आप डिसाइड कर लेते हैं अब आपने करना क्या है, तो उसमें अगर तो ट्रेनिंग से रिलेटेड नीड्स हैं तो ट्रेनिंग में चले जाएंगे, और अगर SOP से रिलेटेड इश्यूज़ हैं तो SOP आप ठीक करेंगे, रिवाइज़ करेंगे। और अगर मैनेजमेंट इश्यूज़ हैं कि आपने किसी को एडवाइस लेटर देना है, वार्निंग लेटर देना है, रेजिग्नेशन लेना है, ट्रांसफ़र करना है, डिमोट करना है, ये मैनेजमेंट के इश्यूज़ हैं, ये ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड नहीं है। तो ये चंद एक 6 स्टेप हैं जो आप अगर परफॉर्मेंस गैप के ऊपर अप्लाई करेंगे तो इसमें मज़ीद आपको बेहतर हो जाएगा। अब इसकी एप्लीकेशन मैं बता रहा हूँ इस्लामाबाद क्लब में। अक्सर आपने देखा होगा कि बाज़ का एक डिपार्टमेंट की तरफ से एक एम्प्लॉई का मिसकंडक्ट फॉर्म आ जाता है हमारे पास। आप में से अक्सर डिपार्टमेंट को तो पता है कि मिसकंडक्ट फॉर्म आप भर देते हैं कि जनाब इस एम्प्लॉई ने ये काम किए हैं। एक डिपार्टमेंट से आते थे हमें बहुत ज़्यादा कि इसने ये गलती की है और इस गलती के नतीजे में मैं इसको वार्निंग लेटर रिकमेंड करके भेज रहा हूँ। तो मैं क्या किया करता था कि मैं मकबूल और आमिर की जॉइंट ड्यूटी लगा देता था कि आप इसको एनालाइज़ करें, इस कंप्लेन को, और ये उसको बुला लेते थे एम्प्लॉई को। और अक्सर केसेस में एम्प्लॉई को पता ही नहीं होता था कि उसके डिपार्टमेंट हेड ने उसके ख़िलाफ़ कोई कंप्लेन लॉन्च की। वो जब आमने सामने बैठता तो वो ख़ुद परेशान हो जाता था। मिसाल के तौर पे
कंप्लेन आई है कि ये फ़लाँ दिन एब्सेंट था, बगैर पूछे छुट्टी कर ली। जब एम्प्लॉई के पास गए तो वो कह रहा था जी मैं तो अपनी लीव एप्लीकेशन फ़िल करके इनको दे के गया हूँ। बाद में हमें पता चला इंक्वायरी कंप्लीट करने के बाद कि डिपार्टमेंट हेड से जब हमने कहा तो वो कहने लगे वो तो मेरे ड्रॉ में पड़ी हुई, मुझे तो याद ही नहीं। यानी अक्सर व बेशतर कभी कभी ऐसे भी मामला होते हैं जब आपको कंप्लेन मिसकंडक्ट यानी परफॉर्मेंस गैप का आ गया ना हमारे पास एक एप्लीकेशन फॉर्म कि इसकी परफॉर्मेंस में ये गैप है, तो लिहाजा मैं इसको वार्निंग लेटर रिकमेंड करता हूँ या रेजिग्नेशन लेटर रिकमेंड करता हूँ। सम टाइम डिपार्टमेंट हेड को नहीं पता होता, सेक्शन हेड जो है वो रिकमेंड करता है। तो डिपार्टमेंट हेड के लिए मुमकिन नहीं होता कि इतनी इन डेप्थ में जाके इंक्वायरी करें, मगर हम जस्ट टू मेक श्योर कि ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट भी सेफ़ हैं और एम्प्लॉई के इंटरेस्ट भी सेफ़ हैं, हम एडिशनल इंक्वायरी कर लेते हैं अपने एंड के ऊपर। तो मकबूल को पता है कि कई केसेस में इन्होंने उस इंक्वायरी के ऊपर एक फर्दर इंक्वायरी की और उसमें से परफॉर्मेंस गैप निकाले और रिकमेंडेशन की कि इस इशू में एम्प्लॉई को ट्रेनिंग की ज़रूरत है, इस इशू में कम्युनिकेशन गैप है बिटवीन सेक्शन हेड एंड एम्प्लॉई और बिटवीन डिपार्टमेंट हेड एंड एम्प्लॉई। तो उसमें डिपार्टमेंट हेड को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा मैनेजमेंट मीटिंग्स किया करे अपने डिपार्टमेंटल लेवल के ऊपर, ताकि लोगों के अंदर जो कम्युनिकेशन गैप है वो ख़त्म हो। या अगर किसी सेक्शन हेड ने अगर वो ट्रबल्ड है और उसने डिपार्टमेंट हेड को भी बेवकूफ़ बनाया हुआ है और उसने अपने एम्प्लॉई को भी बेवकूफ़ बनाया हुआ है, तो जब डिपार्टमेंट हेड मीटिंग के साथ डायरेक्ट होकर बात करेगा अपने एम्प्लॉई से तो उसमें ये भी पता चलेगा कि कहीं ख़राबी सेक्शन हेड की तो नहीं है। तो हमारा जो मिसकंडक्ट फॉर्म है जो अक्सर आप लोग प्रैक्टिस करते हैं उसमें ये काफ़ी चीज़ें हैं कि कौन इन्वॉल्व है, उसमें आप लिखते हैं, नाम लिखते हैं एम्प्लॉई का, डिफ़ाइन करते हैं प्रॉब्लम को, रिपोर्ट लिखते हैं इसके मिसकंडक्ट की, कैटेगराइज कर लेते हैं कि वो बिहेवियरल है या ऑपरेशनल है। अब हमारे पास जब ये आ जाता है ना डिफ़ाइन करके प्रॉब्लम, तो इसके बाद फिर हम अपनी इंक्वायरी करते हैं जो मकबूल और आमिर जॉइंट कई केसेस में कर चुके हैं कि फिर हम स्टडी करते हैं, एनालाइज़ करते हैं प्रोसेस को, इन्वॉल्व कौन है, इसको इंक्वायरी जिसको हम बोलते हैं। फिर कंपेयर करते हैं प्रोसेस को हमारे प्री डिफाइंड SOP के साथ कि हम ये देखते हैं कि एम्प्लॉई के ख़िलाफ़ जो कंप्लेन आई है और उस कंप्लेन की जो डिटेल रिपोर्ट है कि ये कंप्लेन किस तरह से पैदा हुई, उसमें हम देखते हैं कि कहीं SOP वायलेट तो नहीं हुए, कहीं एम्प्लॉई को बताया ही नहीं गया कि ये काम उसने करना है या नहीं करना, और इस तरह की सारी चीज़ें उसकी डिटेल। कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम वो मिसकंडक्ट फॉर्म वापस भेज देते हैं डिपार्टमेंट हेड को या सेक्शन हेड को कि आप इसकी डिटेल लिखें, जो रिकमेंडेशन आप दे रहे हैं उसके मुताबिक रिकमेंडेशन बनती नहीं, आप कह रहे हैं कि इसको वार्निंग लेटर दे दें, मगर जब हम देखते हैं नेचर ऑफ़ कंडक्ट, नेचर ऑफ़ गैप, परफॉर्मेंस गैप, तो वो वार्निंग लेटर वाला नहीं बनता, वार्निंग लेटर बहुत सख्त एक्शन हो जाता है। तो कई मामलात में हम इसको एडवाइस लेटर में कन्वर्ट कर देते हैं। कई मामलात में हम ये कहते हैं कि ये कोई इतना बड़ा जुर्म नहीं है, आप अगर उसको सिर्फ अपने ऑफिस में बुला के वर्बली वार्न कर देते और समझा देते तो वार्निंग लेटर देने से ऑर्गेनाइजेशन की जो या डिपार्टमेंट का जो एनवायरनमेंट है इम्प्रूव नहीं होता, ग्रीवेंसेस भी पैदा होती हैं अननेसेसरी वार्निंग लेटर देने से। तो अगर बाज़ का हम ये रिकमेंड करते हैं कि अगर आपने इसको वार्न भी करना है तो इसको ऑफिस में बुला के प्यार से शफकत के साथ एक इसको वर्बल वार्निंग दे दें ताकि तमाम हुज्जत हो जाए। उसके बाद दोबारा अगर ये हरकत करेगा तो इसकी 100% श्योरिटी होगी कि इसकी तबीयत में ख़राबी है या नीयत में ख़राबी है। और अक्सर केसेस में मकबूल ने और जब आमिर ने इसको एनालाइज़ किया रिपोर्ट्स को, तो उन्होंने कई केसेस के अंदर रिकमेंड भी किया कि इस एम्प्लॉई से हमने ये बात की और हमने ये समझा कि इसको जिस जगह पे अपॉइंट किया गया है उस जगह पर अपॉइंट करने से पहले उस जगह से रिलेटेड एरियाज़ में इसको ट्रेनिंग नहीं दी गई। एकदम से आपने उसको उस जगह पे नई जगह पे अपॉइंट कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन। तो बाज़ का ट्रांसफ़र करने से पहले, नई लोकेशन पर भेजने से पहले अगर आप उसको प्रॉपर्ली ओरिएंटेशन नहीं देंगे, ट्रेन नहीं करेंगे, तो वो ट्रांसफ़र बजाते ख़ुद एक पनिशमेंट होती है एम्प्लॉई के लिए, जो बाज़ का जानबूझ के भी दी जाती है कि जी वहाँ जाएगा तो इसको प्रॉब्लम होगी, तो मैं वहाँ जाके इसकी प्रॉब्लम्स को मैनेजमेंट को कह सकूँगा कि ये प्रॉब्लमेटिक एम्प्लॉई है, इसकी परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम है, ठीक नहीं है, इसको निकाल दे बाहर। मगर ये नहीं देखते कि जिस जगह इसको नई जगह पे भेज रहे हैं तो उस जगह पे भेजने से पहले उसको प्रॉपर्ली ट्रेन भी करना होता है ताकि एम्प्लॉय के लिए मसले मसाइल ना हो कोई। और फिर अप्लाई करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज एंड प्रोसीजर। तो हमारा जो आपका मिसकंडक्ट फॉर्म जिसको हम बोलते हैं, अगर जब आप भेजते हैं HR में, तो HR में भेजने से पहले, अप्रूवल से पहले, सेक्रेटरी ऑफिस के पास भेजने से पहले फाइनल अक्सर केसेस में फॉर्म आ जाता है फिल किया हुआ जिस पे सेक्शन हेड के साइन होते हैं, डिपार्टमेंट हेड के साइन होते हैं, मगर उस एम्प्लॉई की स्टेटमेंट नहीं होती। अगर हम उसको वार्निंग लेटर इशू भी कर दें, ठीक है बिल्कुल, और वो अदालत में जाके उसको चैलेंज भी कर दें मिसाल के तौर पे,
तो हमारे पास हम केस लूज़ कर जाएंगे, इसलिए कि हमारे पास एम्प्लॉय की तो स्टेटमेंट ही नहीं है, हमारे पास तो उसका नुक्ता नज़र ही नहीं है। हम ये भी साबित नहीं कर सकते कि हमने एम्प्लॉय के साथ इंक्वायरी में भी की, इंक्वायरी तो होती है डबल साइडेड, कि जिसने कंप्लेन की आपने उसकी बात सुन ली, अब जिसके मुतल्लिक कंप्लेन की आप उसकी बात भी सुने, हो सकता है वो ठीक हो और कंप्लेन गलत की गई हो। तो आपने जब हमारे यहाँ मिसकंडक्ट फॉर्म में जब अक्सर हमारे पास फॉर्म आते हैं और अगर वो खाली भी हो तो हम जब एम्प्लॉय को बुला के इंक्वायरी करते हैं और हमें पता चलता है कि सेक्शन हेड की और डिपार्टमेंट हेड की कंप्लेन जेन्युइन थी, तो और हम एम्प्लॉय से जब मनवा लेते हैं या वो मान जाता है कि जी वाकई मैंने ये गलती की है, तो हम इन राइटिंग उससे अपॉलोजी लेटर लिखवाते हैं ताकि वो रिकॉर्ड पे रहे कि सेक्शन हेड ने जो कंप्लेन की है, डिपार्टमेंट हेड ने जो इन राइटिंग कंप्लेन फॉरवर्ड की एचआर को, उसकी बैक पे एम्प्लॉय की खुद से एक रिटन अपॉलोजी भी है कि हाँ वाकई मैंने ये काम किया। और अक्सर केसेस में हमारे तजर्बे में जब हम एम्प्लॉय से कहते हैं ना कि आप इन राइटिंग अपॉलोजी दें, आप मान गए जी मैं मान गया हूँ मुझसे गलती हुई है, तो इन राइटिंग अपॉलोजी सबमिट करें मैनेजमेंट को, कहता है जी वो मैं नहीं करूँगा। इसका मतलब ये है कि पीछे इससे भी ज़्यादा बड़ी गड़बड़ है और कई एक दो केसेस में ऐसे हुआ भी है। तो वो फिर हमने फर्दर इस पर इंक्वायरी करके फिर फर्दर जो चेक एंड बैलेंस और हमने अपने पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर अप्लाई करने थे वो फिर हमने उसके किया उसको। ठीक है, तो हमारे यहाँ अब परफॉर्मेंस गैप क्लियर हो गया। आप कुछ सब पूछना चाह रहे थे उस वक्त? मेरा सवाल का जवाब इसी गैप एनालिसिस फॉर्म में एड्रेस हो गया, जिसमें ये पॉइंट था कि डिफरेंसेस जो गैप की है, जहाँ पर डीएनए की रिक्वायरमेंट आती है वहाँ पर काउंसलिंग सेशन ऑर्गेनाइज किया जाता है। एग्जैक्टली। और उस सेशन को डिपार्टमेंटल हेड अलॉन्ग विद ट्रेनिंग हेड जी बिल्कुल वो बैठ कर उसको ऑर्गेनाइज करें और उस सेशन में फिर ये गैप जो है मेरे ख्याल में वो एड्रेस हो सकता है और वहाँ पर ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट की। एग्जैक्टली। अभी हमारे यहाँ क्लब के अंदर अक्सर ट्रेनिंग डिपार्टमेंट्स जो पूरे यानी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री पाकिस्तान में है आमतौर पे, उसमें क्या होता है कि जब ट्रेनिंग से रिलेटेड कोई इशू होगा तो वो ट्रेनिंग पे के पास चला जाएगा, जो एचआर से रिलेटेड इशू होगा वो एचआर में आएगा। मगर हमारे इस्लामाबाद क्लब में ट्रेनिंग सेक्शन एचआर के इश्यूज़ में भी इन्वॉल्व है, इसलिए हम जानबूझ के इसलिए इन्वॉल्व करते हैं कि हर काम ट्रेनिंग से रिलेटेड नहीं है और हर काम एचआर से रिलेटेड भी नहीं है। तो जब हमारे ट्रेनिंग सेक्शन के हेड को ये पता होगा, ये तरबियत का उसका हिस्सा होगा कि कौन से काम होते हैं जिसमें ट्रेनिंग सेक्शन इन्वॉल्व होता है और वो कौन से काम होते हैं जिसमें ट्रेनिंग सेक्शन इन्वॉल्व नहीं होता, ये एचआर के या मैनेजमेंट के काम होते हैं, ताकि अननेसेसरी रिक्वेस्ट में वो हर एक को सेटिस्फाई करने के उसमें कोशिश में ना रहे। क्योंकि हर रिक्वेस्ट को जब आप एंटरटेन करेंगे, अगर वो ट्रेनिंग से रिलेटेड नहीं भी है और वो उसको एंटरटेन कर लेगा और उसमें कामयाबी नहीं होती ट्रेनिंग हेड को, तो ब्लेम भी फिर उसी पे आएगा कि जी हम जो भी ट्रेनिंग देते हैं सेक्शन को, वहाँ से बंदे ही ट्रेन नहीं होते। तो हम पहले तसल्ली कर लेते हैं कि ये हमारे सेक्शन का ही काम है या नहीं है, या कि ये किसी और सेक्शन का काम है, ताकि हमारे पास जब हम किसी काम को करने का फिर हम जिम्मेदारी लें तो फिर उसमें 100% रिज़ल्ट भी प्रोड्यूस करने के ज़िम्मेदार भी हम हों, बशर्तिया वो काम हमारा हो, ट्रेनिंग से रिलेटेड हो। तो इसलिए हर परफॉर्मेंस का इशू ट्रेनिंग रिलेटेड नहीं होता, कई इश्यूज़ होते हैं परफॉर्मेंस के जो मैनेजमेंट के और एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड होते हैं। ट्रेनिंग वहाँ चलती है जहाँ पे बकिया चीज़ें सेटिस्फाइड होके राइट मैन फॉर द राइट जॉब, और उसके अलावा इंसान भी ठीक है, स्किल्ड है वर्कर, उसकी परफॉर्मेंस यानी पर्सनालिटी बिहेवियर वो सारे इश्यूज़ भी ठीक हैं, वो अपने काम को करना चाहता है मगर उसको अपने काम को करने में कहीं ना कहीं दिक्कत परेशानी आती है टेक्निकली स्पीकिंग। वहाँ पे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इन्वॉल्व होकर उसको असिस्ट करता है, उसके लिए कोर्सेज अरेंज करता है और इस तरह के बाकी मामला जो होते हैं। तो ट्रेनिंग का जो प्रोसेस है ये डेवलपमेंट का प्रोसेस है, ये एसओपी का, ये बेसिकली अगर आप देखें तो एक तरह से ये ऑपरेशंस मैनेजमेंट का हिस्सा बनता है। इसके पीछे जो एडमिनिस्ट्रेशन की मैनेजमेंट है वो एचआर की मैनेजमेंट होती है। तो ये पुश एंड डेवलपमेंट का रोल प्ले करता है। ये सिर्फ एम्प्लॉई को ये नहीं देखना होता कि ये जॉब ठीक कर रहा है या नहीं कर रहा, बल्कि ट्रेनिंग के सेक्शन में ये भी देखना होता है कि इस एम्प्लॉई की परफॉर्मेंस जो आज है इसको हम किस तरह से बेहतर करें कि ये आगे चल के मज़ीद हमारे यहाँ जो इंटरनल डेवलपमेंट्स होनी है, नई पोजीशंस क्रिएट होंगी, उसके लिए भी एम्प्लॉइज़ को तैयार करना, अच्छे एम्प्लॉइज़ को तैयार करना। इसलिए ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट दोनों लफ्ज़ साथ लगते हैं। ट्रेनिंग एग्जिस्टिंग प्रोसेस की और डेवलपमेंट फ्यूचर नीड्स को सामने रखते हुए कि अभी आप कुछ ऐसे कोर्स करवा रहे हैं जो भी एग्जिस्टिंग में उसको शायद ज़रूरत ना पड़े, मगर आपके जहन में है कि फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में कोई पोजीशन नहीं खुलेगी, उसके लिए आपको कुछ नए लोग तैयार करने हैं। तो अभी से लोगों को आइडेंटिफाई करके, उनके स्किल्स को आइडेंटिफाई करके आप फर्दर ट्रेनिंग जब उनको देंगे
तो वो आने वाली पोजीशंस के लिए तैयार होंगे। तो ये उसमें, तो ये ब्रीफ प्रेजेंटेशन है। इसमें अगर कोई सवाल है तो हाजिर। कोई नहीं, अब मैं दावत दूंगा निसार साहब को कि आएँ, तशरीफ़ लाएँ और कंक्लूडिंग रिमार्क्स के साथ इसको समराइज़ करें। थैंक यू। इस तरह हम हर सेशन में एक DH को दावत देंगे। आप लेट हो गए हम। अच्छा सर, ये जो आपने फॉर्म बनाया है इवैल्यूएशन फॉर्म, इसमें एक मैंने छोटी सी रिक्वेस्ट ये करनी थी कि आपने इसमें हमें ऑप्शन दिए हैं येस और नो जी। अगर इन ऑप्शन को इसमें ये है कि मैं ये समझता हूँ कि कुछ थोड़ा सा इसमें यानी कि येस और नो के बीच में भी कुछ होना चाहिए कि अगर आप इसको यूँ करें, जैसे कि ये पहला क्वेश्चन है कि एग्जाम्पल का ये इसके ही देते हैं कि आई गॉट मोस्ट ऑफ माई क्वेश्चन आंसर्ड ड्यूरिंग द ट्रेनिंग। अब उसमें येस और नो दो ऑप्शन है, बट ये है कि मेरे क्वेश्चन को आंसर किया गया है बट 100% नहीं किया गया, तो मैं उसको नो भी नहीं कर सकता बट मैं उसको येस भी नहीं कर सकता। अगर उसमें ये आप उसको थोड़ा सा ये कर लें कि आप जिस, मैं समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ। पहली बात तो ये जो फॉर्म हमने 2 सफ़ों से 1 सफ़े पे कन्वर्ट किया है ना, उसकी मेन वजह यह है कि 2 सफ़े भरने भी मुश्किल थे। तो हम चाहते हैं पहले आपको फिल करने की आदत आ जाए, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, ये सिर्फ एक जनरल असेसमेंट होती है, एक हल्का सा होता है आइडिया लेना आपका। अगर आप फर्दर कुछ लिखना चाह रहे हैं तो नीचे उसके 2-3 लाइनों में नीचे लिखा होगा कि अगर आप फर्दर कोई कमेंट देना चाह रहे हैं तो आप उसमें एडिशनल लिख दें। इन डिटेल के लिए जैसे आप कह रहे हैं कि हर उसके साथ मुकम्मल लिखा हो, तो फिर हम जो 100% क्वेश्चन सेटिस्फेक्शन तो नहीं होती, हमेशा कोई ना कोई एरिया रह जाता है। बट ये देखना होता है कि जो सब्जेक्ट पढ़ाया उस सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट्स को ज़हन में रख के जो जवाब दिया जा रहा है, हो सकता है वो आपको आधा लगा हो, मगर जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं अगर वो आप थोड़ा सा बैकग्राउंड में स्टडी करके भी आए हैं तो हो सकता है उसके मुताबिक काफ़ी हद तक जवाब हो। और जो आपको 100% लग रहा हो सकता है बज़मी साहब को 25% लगे। फिर तो आप वो इस तरह से, ये सिर्फ एक जनरल अंडरस्टैंडिंग हासिल करने के लिए कि आहिस्ता आहिस्ता आपको ये फिल करने भी तो आने हैं ना अभी, इस पर भी तो ट्रेनिंग आपको देनी है अभी, तो ये टाइम लगेगा। इसको बाद में हम इम्प्रूव फर्दर कर लेंगे। अभी रिड्यूस इसलिए किया है कि 2 सफ़े फिल करना भी बाज़ लोगों के लिए मुश्किल था। ठीक है, तो अपने सार साहब को मैं रिक्वेस्ट करूँगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वक्त तो ऑलरेडी काफ़ी मेरे ख़्याल में हम लोगों ने इस टॉपिक वो किया है। दिस वाज द कंक्लूडिंग सेशन आई थिंक। नहीं, ये जो आज का सेशन का, अच्छा राइट, इट वाज अ वेरी गुड सेशन। मेरे ख्याल में इस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के हवाले से जितने भी सेशंस हुए हैं, दिस वाज द फर्स्ट सेशन आई अटेंडेड टुडे फॉर्चुनेटली। बातें तो बहुत हो गई हैं, सिर्फ 1-2 इंडिकेटर्स हैं जो मैं समझ गया हूँ इस सेशन के दौरान। आप में से किसी ने वो इंडिकेट भी किया था कि राइट जॉब फॉर राइट पर्सन। अभी तक के इंटरव्यूज़ जितने हमने वेटर्स के अपने हवाले से बात करूँगा, वो सब पे अप्लाई होता है बेसिकली। हाईली एजुकेटेड, लेकिन उनका जो मेन एरिया है स्टडी का, वो टोटली एक डिफरेंट डिपार्टमेंट से रिलेट करती है। देखिए, कभी कभी हम फॉर द सेक ऑफ ब्रेड एंड बटर वी सिंपली जॉइन ए करियर, रियली फॉर द सेक ऑफ ब्रेड एंड बटर we simply join the organizations or choose a specific career in our lives. And what normally happens with the passage of time, हमें कोई और नौकरी कहीं नहीं मिलता है and we try to stick with it. Number 1, वो हमारे जहन के साथ we never ever thought before we joined that organization कि मैं वेटर बनूंगा, मैं कुक बनूंगा, मैं हाउस कीपिंग में रूम बॉय बनूंगा या रिसेप्शनिस्ट बनूंगा and so on. बट अनफॉर्चुनेटली जिस माशरे में हम लोग रहते हैं, जैसे ठीक है ट्रेनिंग के हवाले से काफ़ी बातें हुई हैं, लेकिन उसके बैकग्राउंड पे जब आप जाएंगे तो वहाँ पर बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें एज मैनेजर्स, एज सुपरवाइजर्स कंसिडर करने रियली। अब मेरे पास यकीन करेंगे इस वक्त, ड्यूरिंग दिस ईयर आई इंटरव्यूड मोर देन 15% ऑफ द होल लॉट जो मेरे वेटर्स में हैं। इन लोगों ने यकीन करें कंप्यूटर के हवाले से काफ़ी डिप्लोमास किए। अब मैं ये सोच रहा हूँ यार कि एक बंदे ने कंप्यूटर उसके अंदर
काफ़ी नॉलेज गेन की है, उसने वो फील्ड अपनाया है, बट व्हाट मेड हिम टू बिकम द वेटर? देखें, कुछ फोर्सेस ऐसे हैं जो हमें मज़ीद फोर्स कर रही हैं एक पर्टिकुलर करियर अपनाने के लिए, फॉर द सेक ऑफ ब्रेड एंड बटर, अपने घर चलाने के लिए। ये एक अलमिया है, दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड। जब ऐसा एक बंदा मेरे पास आएगा तो मैंने एज ए मैनेजर मैंने करना क्या है? ठीक है, एज मैनेजर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। आई एम रिस्पॉन्सिबल टू लुक आफ्टर माई पीपल वर्किंग अंडर मी विद द असिस्टेंस ऑफ माई जूनियर मैनेजर्स एंड सुपरवाइजर्स। लेकिन मैंने उस बंदे पे काम किस तरह से करना है, वो एक पूरा प्रोग्राम डिज़ाइन करना है मैंने। अब मुझे पता है कि यार इसने कंप्यूटर साइंस के अंदर इसने डिप्लोमा किया है, एंड दिस जॉब एज अ वेटर इसने अडॉप्ट किया है, उस बेचारे के लिए सही नहीं है। ये मेरी सोच होनी चाहिए, और मुझे कोशिश करनी चाहिए कि मैं MIS मैनेजर के साथ मीटिंग करके मैं आइडेंटिफाई करूँ यार कि मेरे पास हाईली एजुकेटेड कुछ ऐसे लड़के हैं जिन लोगों ने मजबूरी के तहत मुझे ज्वाइन किया है एज ए वेटर। अब वो बेचारा वेटर कभी नहीं बनेगा रियली। जो ये हर एक के साथ होगा आप में से जो यहाँ मैनेजर्स और सुपरवाइजर्स बैठे हैं, डिपार्टमेंट्स के अंदर जो इश्यूज़ निकलते हैं उसकी मेन कोर वजह ही है। नंबर 2, जो सबसे बड़ी बात है, जो नेगेटिविटी हमारे जहन के अंदर जब घूमती है अंदर, जब हम सोचते हैं किसी और के बारे में यार कि ये तो बहुत आगे चला गया, मैं पीछे रह गया, हम सोचते नहीं कि मैं पीछे क्यों रह गया, वो आगे क्यों चला गया। यहाँ पर जो मेन गैप है इसको हमने रियलाइज़ करना है। ठीक है, मैं उस पर टेक्निकल हवाले से, बिहेवियरल हवाले से मैं बात नहीं करूँगा, लेकिन उसके साथ साथ कुछ मतलब प्रॉब्लम्स ऐसे चल रहे हैं हमारे करियर्स के अंदर, हमारे लाइफ के अंदर, जिनको कंसिडर करना बिफोर वी प्रोसीड टू हायर समबॉडी फॉर ए पर्टिकुलर करियर। तो मेरे ख्याल में एज मैनेजर्स, एज सुपरवाइजर्स, हम सब का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने नीचे काम करने वालों को एक दफ़ा हम एनालाइज करें, देखें उनके प्रॉब्लम्स क्या है, उनका बैकग्राउंड क्या है, वो क्या करना चाहते हैं। अब रिसेंटली एक बंदे ने ही वाज डूइंग डॉक्टर साहब को पता है, उसने पहले रिक्वेस्ट की थी कि यार मुझे फाइनेंस में या किसी ऐसे एरिया में काम दे दें जो मैं इजीली कर सकूं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई पोजीशन अवेलेबल नहीं थी। तो मैंने उसको मोटिवेट किया यार कि आप यू कैन बिकम ए वेटर एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है, आपको प्रमोशन का चांस दिया जाएगा प्रोवाइडेड यू शो। बट विद इन फ्यू डेज ही केम टू मी एंड आई सेंट हिम टू डॉक्टर साहब, ही गैव एन इंटरव्यू, और उसके बाद पता चला जी कि वो ही इज़ नॉट विलिंग टू कंटिन्यू हिज जॉब। क्यों? क्योंकि उसका बैकग्राउंड कुछ और था, ही वॉज नॉट विलिंग टू बिकम वेटर। एंड व्हाट हैपेंड इन 3 to 4 weeks time, he simply resigned and I don't know where is he. तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमने कंसिडर करना है। मेरी रिक्वेस्ट आप सबसे कि हमारा स्टाफ हमारे हाथ पाँव है, उन्हीं की वजह से हम मैनेजर्स हैं, हम सुपरवाइजर्स हैं। अगर हम लुक आफ्टर करें, इनको टीच करें और एक मुकाम से दूसरे मुकाम तक ले जाए, तो डेफिनेटली दे विल सपोर्ट यू टू बिकम अ गुड मैनेजर। थैंक यू। अच्छा, ये हमारे सेशन का इख्तिताम है। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।